जुपिटर कर्क राशि में 2 जून 2026 को ट्रांसिट हो चुका है, जिसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ सारे असेंडेंट और सारी राशियों की। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही जुपिटर का ट्रांसिट कर्क राशि में हुआ है, जुपिटर जो कि राहु पे दृष्टि दे रहा था, इस वक्त राहु अकेला है और अब राहु 5 महीने के लिए अकेला होगा। मतलब उस पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होगी। राहु जो डॉन है, कुंभ राशि को अपनी राशि मानता है, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसके साथ साथ शतभिषा नक्षत्र जो राहु का खुद का नक्षत्र है, तो डेफिनेट बात है कि अपने नक्षत्र में वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। उसकी खुद की राशि और खुद का नक्षत्र, तो यहाँ पे राहु जो है वो फुल फॉर्म में अपने काम करेगा। और अब इस वक्त देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी राहु को नहीं है, जो कि नियंत्रण रखेगी राहु। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस खूबसूरत और महापरिवर्तन की, जो कि ट्रांजिट में हो रहा है, हो चुका है इनफैक्ट राहु का। और उसके साथ साथ 30 जून को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सभी राशियों, सभी असेंडेंट पे राहु का ये जो अकेला कुंभ राशि में रहना क्या इफेक्ट करेगा सभी राशि और सभी असेंडेंट के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देवगुरु बृहस्पति के जाते ही हर व्यक्ति को अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो काम कर रहे हैं उस पर अलर्ट रहिए, सावधानी बरतिए, क्योंकि राहु अपने फुल फॉर्म में यहाँ पे शैतानी करेगा। अनियंत्रण छाया ग्रह जो कि डॉन की तरीके से अपनी सारी एनर्जी को फुल फॉर्म में यहाँ पे वो प्रस्तुत करेगा। डेफिनेट बात है कि राहु इस समय स्वतंत्र हो चुका है और अपनी पूरी मर्जी से अपना सारे काम जो है वो करके सबको दिखाएगा। राहु कुंभ राशि में एक्चुअली किस तरीके की एनर्जी देता है, कैसा काम करता है, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उससे देख सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं विस्तार पूर्वक कि राहु कुंभ राशि में किस तरीके का काम करता है और किस तरीके की एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। उससे आपको क्लैरिटी थोड़ी और ज़्यादा मिल जाएगी। अब देवगुरु बृहस्पति जो कि देवों के गुरु हैं, और वो राहु को जब देखते हैं तो उसको नियंत्रण करके रखते हैं। एक वो शैतान बच्चा होता है ना, जिस पे अगर उसकी गुरु की दृष्टि हो, टीचर की दृष्टि हो, तो वो थोड़ी शैतानी कम करता है। लेकिन यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति तो कर्क राशि में उच्च के होके जा चुके हैं, तो राहु पे उनकी दृष्टि नहीं होने की वजह से राहु का जो इंटेलेक्चुअल फॉर्म है, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का फॉर्म है, भ्रम पैदा करने की चीज़ें हैं, वो और ज़्यादा इन्हांस होगी। देवगुरु बृहस्पति जब राहु को देखते हैं तो वो नियंत्रण कुछ इस तरीके से करते हैं कि वो राहु को दृष्टि देते हैं, राहु को ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे राहु कोई भी अनैतिकता वाले काम नहीं करता है। इनफैक्ट अपने कर्मों को जो है वो सोच समझ के काम करता है कि उसके कर्म खराब ना हो, या किसी भी व्यक्ति। लेकिन जब राहु अकेला होता है तो उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसका क्या नुकसान हो रहा है, उसको जो चीज़ करनी है तो वो तो उसने करनी ही है। राहु जो एक छाया ग्रह है, अनियंत्रण इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, इन सब का प्रतीक है। उसका कोई शरीर नहीं होता, इसलिए राहु के अंदर अस्थिरता हमेशा देखी जाती है। राहु जो है ना, वो उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाता है तब वो भौतिक जीवन, माया, इन सब चीज़ों में ना अंधाधुन जो है उसकी स्पीड बढ़ती है। उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसका पेट कभी भरने वाला नहीं होता है, क्योंकि राहु का सिर्फ सर है। उसको नहीं पता कि उसको कोई रोक करने वाला है, उसे कहीं पे नियंत्रण करना है, उसको हर चीज़ चाहिए और पूरी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे राहु को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जुपिटर की दृष्टि उसको मार्गदर्शन देती है कि जो वो इंटेलिजेंट है, उस इंटेलिजेंस को किस तरीके से कहीं सही जगह यूटिलाइज करना। लेकिन जब जुपिटर नहीं होते हैं तो राहु अपनी मर्जी चलाता है। जुपिटर एक दिशा देते हैं राहु को, एक प्रॉपर तरीके की रास्ता बताते हैं, उसका विजन क्लियर करते हैं। लेकिन जब जुपिटर नहीं होता है तो वो एक शरारती बच्चा जिसके सामने बहुत सारे खिलौने हैं और अब वो शैतानी करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। अब उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, और उसको ये भी समझ नहीं है कि वो शैतानी करने से उसका क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर विवेक नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि राहु सूर्य और चंद्रमा को दुश्मन मानता है। तो यहाँ पे ना, जिनको वो दुश्मन मानता है उनके साथ अपनी दुश्मनी दिखाएगा, और जिन लोगों को अपना दोस्त मानता है, जैसे कि मरकरी, वीनस, इनको वो अपना मित्र मानता है, तो इनके साथ वो
मित्रता करेगा। और उसके बाद जुपिटर तो देवगुरु हैं, तो जुपिटर के साथ वो न्यूट्रल रहता है। शनि की खुद की राशि को अपना राशि मानता है, वहाँ भी न्यूट्रल रहता है। मंगल से वो कंट्रोल होता है, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़नी चाहिए राहु पे। तो यहाँ पे राहु किसी भी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस में नहीं है, और बिना रिस्ट्रिक्शन के वो पूरी तरीके से फुल फॉर्म में अपना काम करने वाला है। राहु को तो सिर्फ एक देवगुरु बृहस्पति ही रोक सकते हैं, और अब वो यहाँ से जा चुके हैं। तो ये जो 5 महीने हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है हर किसी को। जब देवगुरु बृहस्पति एक साथ होते हैं राहु के, या राहु पे दृष्टि करते हैं, तो गुरु चांडाल योग बनता है। ये भी एक बहुत पावरफुल योग है। यहाँ पे राहु की इंटेलिजेंस और जुपिटर की विवेक जो है, दोनों चीज़ें मैच करती हैं, और राहु आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला व्यक्ति काफ़ी बड़े बड़े इन्वेंशंस करता है, बहुत हाई पॉजिटिव चीज़ें करता है। लेकिन वो जब कोई चीज़ करता है तो वहाँ पे ये नियंत्रण उसका रहता है कि किसी का नुकसान ना हो। लेकिन इस समय राहु हर वो चीज़ करेगा जिस चीज़ में वो निपुण है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या नुकसान हो रहा है। ये वो लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जिनका राहु लगन में है, या जिनका राहु धनिष्ठा नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र में है, और अगर वो लगन में है तो वो डबल काम करता है। ऐसे लोगों के मन में एक काइंड ऑफ अ भ्रम हमेशा रहता है। उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रहती हैं अपने आप से, उनको ऊंचा पद चाहिए, उनको आगे बहुत बड़ा अचीवमेंट करना है, और इसी तरीके की जो मंशा होती है, इच्छा होती है, ये जीवन भर उनके मन में हमेशा एक अभाव रहता है, क्योंकि वो जितना भी आगे बढ़ते जाते हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। ये राहु की क्वालिटी होती है। एग्जैक्टली उसी तरीके का टाइम जो है वो अब ये आ रहा है और आने वाला है, स्पेशली 30 जून के बाद जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएगा। वहाँ पे भी राहु कुछ इसी तरीके की एनर्जी हम सबकी लाइफ में लेकर आ रहा है। राहु जो बड़े बड़े देवताओं की, भगवान की, सबकी आंखों में धूल झोंक सकता है। समुद्र मंथन की कहानी में आपने सुना ही होगा, जब वो अमृत पान करने के लिए देवताओं की श्रेणी में जाके खड़ा हो गया, तो फिर मैं और आप, हम लोग क्या चीज़ हैं। तो राहु से बहुत ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है। उस एनर्जी को हमें अपने आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली कुंभ राशि और कुंभ असेंडेंट वालों के लिए, जिनके लगन में राहु आके बैठा हुआ है। क्योंकि राहु यहाँ पे अकेला आ चुका है लगन में, अंधाधुंध काम करेगा। पॉजिटिव भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि वो नेगेटिव होगा, बस आपको थोड़ा सा उसको कंट्रोल करके अपने आप को 10 बार सोच के कोई भी काम करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखने की रिक्वायरमेंट है। अब एक तो राहु देव अकेले हैं, उसके बाद 30 जून को वो आ जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, और धनिष्ठा का मतलब ही होता है धन ही जिसका इष्ट है। तो राहु को ये लाइन बहुत ज़्यादा सूट करती है। राहु को बहुत सारा धन चाहिए, राहु को बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो धनिष्ठा नक्षत्र में राहु जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होके काम करता है। अब धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी तो मंगल देव हैं, लेकिन मंगल देव की क्योंकि दृष्टि राहु पे नहीं पड़ रही है, तो जब तक उनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी तो राहु तो कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, और राहु यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र में फुल फॉर्म में अपना काम करेंगे। मैंने ना धनिष्ठा नक्षत्र की भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप धनिष्ठा नक्षत्र को विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र वालों की क्या एनर्जी होती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो वेल्थ का नक्षत्र है, धन का नक्षत्र है। लेकिन धन का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है। धन का मतलब ये नक्षत्र ज्ञान का नक्षत्र है, भोजन का नक्षत्र है, संपत्ति का नक्षत्र है, समृद्धि का नक्षत्र है, और राहु को यही सब चीजें तो चाहिए हैं। जिस प्रकार ये नक्षत्र धन देता है, संपत्ति देता है, समृद्धि देता है, उसी तरीके से एक और चीज है इस नक्षत्र में, ये बड़ी बड़ी पोजीशंस, बड़े बड़े स्कैम्स। इसी के साथ धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर एक और बहुत हाई एनर्जी होती है कि वो दूसरों के फेम को, दूसरों के पोजीशन को, दूसरों के अचीवमेंट को कब्जा भी कर सकता है, मतलब हाथ से छीन भी सकता है। इसी वजह से ये नक्षत्र राहु से काफी रेजोनेट करता है, क्योंकि राहु का भी तो यही काम है। राहु स्वयं दूसरों के इन्फ्लुएंस और लाइमलाइट को अपनी चीज मानता है, और हर वक्त दूसरों की एनर्जी को सक करना और खींचने में तत्पर रहता है, और डेफिनेट बात है किसी के नियंत्रण में रखता नहीं है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में जब राहु आएगा तो ये फेम का, अबंडेंस का,
एक अलग तरीके की शक्ति रूप जो है वो राहु को यहाँ पे प्रदान होगी। राहु को डेफिनेट बात है, सबसे ज्यादा क्या चाहिए, यही तो चाहिए। यहाँ पे ना व्यक्ति की नेम, फेम और बहुत सारी चीजें अचीव करने की और एक्स्ट्रा एफर्ट करने की और उसको अचीव करके उस पदवी तक पहुंचने की एक काइंड ऑफ अ क्रेविंग वो स्टार्ट हो जाती है। और ये खाली मेरे कुंडली में नहीं, आपकी कुंडली में नहीं, हम सब की कुंडली में इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, जिन लोगों की दशा या अंतर्दशा चल रही हो राहु की, या जिनका खुद का राहु धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है, उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। और जिनका लगन में राहु चाहे नेटल चार्ट में बैठा हुआ है या फिर ट्रांजिट में लगन में आया हुआ है, उन लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। एक और चीज़ है कि राहु रेट्रो चलता है, तो रेट्रो मतलब कि वक्री, पीछे की तरफ जाता है। तो राहु इस समय धनिष्ठा नक्षत्र में जब आएगा 30 जून को, तो यहाँ पे फाइनली रहेगा और इसके बाद वो मकर राशि में 2026 5 दिसंबर को चला जाएगा। फाइनली वो फिर कुंभ राशि को छोड़ देगा। तो अभी वो कुंभ राशि की धनिष्ठा नक्षत्र की एनर्जी देगा, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र की एनर्जी आगे भी रहेगी, लेकिन वो फिर मकर राशि की रहेगी। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो लोग रियल स्टेट, लॉन्ग टर्म एसेट और टेंजिबल वेल्थ से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो देखने को अपनी लाइफ में मिलेगा। इनफैक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक इन्फ्लुएंस और लाइफ के बड़े बड़े बदलाव में आप देखिएगा, जो आप स्मूथली हैंडल कर रहे थे, आप उसमें देखिएगा कि आपके अंदर एक अलग तरीके का ब्रेवरी आएगी, आपके अंदर एक अलग तरीके की क्षमता आएगी कि हर व्यक्ति के, इंसान के अंदर एक एनर्जी जो है वो बूस्ट होगी जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आएगा। साथ ही यहाँ बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स, बड़े बड़े इन्वेंशंस, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी होंगे और उनकी भी शक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में जाते ही नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, कमर्शियल एजिलिटी और ज़्यादा इन्हांस होगी। मीडिया और एंटरटेनमेंट फील्ड में आप देखिएगा कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नाम कमाएंगे और उनकी लाइफ में एक बहुत भारी पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट जो है वो देखने को मिलेगा। दुनिया में इनोवेशंस, होप, नए अवसर और प्रॉफिट ट्रेंड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा अप्स डाउन्स जो हैं वो इस वक्त देखने को मिलेंगे। पब्लिक अटेंशन, करिश्मा, क्रिएटिविटी, नरिशमेंट, इमोशनल रिदम और धन के आनंद लेने की जो क्षमता है वो हर व्यक्ति की बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे ना व्यक्ति धन कमाने के पीछे तो भागेगा ही, अचीवमेंट के पीछे तो भागेगा ही, लेकिन वो अपने सुख के पीछे भी ज़्यादा भागेगा, उसका आनंद लेने के पीछे भी ज़्यादा भागेगा जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे। यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी। आप देखिएगा इस ट्रांजिट में आपको फेम के नए मौके मिलेंगे, वेल्थ अट्रैक्ट करने के भी आपके नए मौके मिलेंगे, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात ये भी है कि यहाँ पे ग्रीड, शॉर्टकट, लालच, अनएथिकल गेन्स, इन तरफ भी हर व्यक्ति का झुकाव होगा। इसी को हर व्यक्ति को कंट्रोल करना है, क्योंकि राहु है, उसको एथिक चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए नैतिकता इम्पोर्टेंट नहीं रखती है। वो तो कहता है कि मैं भ्रम पैदा करूँगा, अब तुम अपने कर्मों को ठीक कर सकते हो तो कर लो। ये राहु का छल है, बस उस छलावे से हर व्यक्ति को बचना है। धनिष्ठा नक्षत्र जो है उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो मटेरियल सक्सेस का एक कॉस्मिक चीट कोड होता है इसके पास। मतलब कि एक खाली कैनवस में भी वो एक प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर को, उसको बदलने की क्षमता रखता है और उसको आगे सेल करने की भी क्षमता रखता है। इसलिए चुनाव सिर्फ आपका होगा। अगर आप नैतिकता से इस एनर्जी को यूज करेंगे तो ये ट्रांजिट लंबी अवधि की सफलता और समृद्धि आपको दे सकता है। लेकिन वहीं अगर राहु के भ्रम में और लालच में आप पड़ जाएंगे, गलत रास्ता चुनेंगे, कार्मिक कंसिक्वेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं और फिर आपको बाद में दिक्कत होगी जब राहु ट्रांजिट कर जाएगा मकर राशि में, जो कि कर्मों की राशि है। अब क्रांतिकारी माया जाल बिछाने वाला राहु जब अकेला होगा तो आप सबकी कुंडली में, हर राशि में, हर असेंडेंट में क्या प्रभाव देगा, और ये पूरा टाइम जब तक राहु कुंभ राशि में है तब तक क्या हम लोग की लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे।
बात करते हैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक असेंडेंट, स्कॉर्पियो राशि, स्कॉर्पियो असेंडेंट। आप लोगों के लिए राहु का ये गोचर चतुर्थ भाव में है। राहु इस समय चतुर्थ भाव में स्थित है। चतुर्थ भाव जो कि माँ का हाउस होता है, आपके घर का हाउस होता है, आपके मन की शांति का हाउस होता है, प्रॉपर्टी का हाउस होता है, व्हीकल का हाउस होता है, आपके होमलैंड का हाउस होता है, डोमेस्टिक लाइफ का हाउस होता है, इनफैक्ट वर्क फ्रॉम होम का भी ये हाउस होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपके मन की खुशी का ये भाव होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो है चंद्रमा का भाव होता है, मतलब कि यहाँ पे चंद्रमा का ही ये हाउस होता है। अब इस हाउस में चंद्रमा जो है वो दिग्बल होता है, और राहु जब यहाँ पे आता है तो डेफिनेट बात है कि राहु चंद्रमा के फेवर में नहीं है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि राहु जो है ना, वो चंद्रमा को और सूर्य को अपना परम शत्रु मानता है। और क्योंकि परम शत्रु मानता है, इसलिए जब राहु यहाँ पे अकेला होता है, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति की भी 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर तक उनकी दृष्टि नहीं रहेगी, तो यहाँ पे एंग्जाइटी और बेचैनी जो है वो आपकी बढ़ सकती है। मन की शांति पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मन अस्थिर हो सकता है इस दौरान। आपके अंदर एक अजीब सी रेस्टलेसनेस जो है वो पैदा हो सकती है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको लगेगा कुछ तो कमी है, देयर इज समथिंग मिसिंग, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे कहीं जाना है, मतलब घर से निकलने का आपको मन करेगा। कुछ काइंड ऑफ एक अलग तरीके की घुटन महसूस हो सकती है, क्योंकि राहु यहाँ पे जब रहता है तो मानसिक शांति को जो है वो अशांत करता है, मतलब मन की ना पीड़ा को ज़्यादा बढ़ाता है, बेचैनी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन आ सकता है, घर के माहौल में भी कुछ ना कुछ खींचतानी हो सकती है। आप है ना अपने ही लोगों से थोड़ा सा दूर हो सकते हैं। इनफैक्ट अपनी फैमिली के जो रिचुअल्स हैं, परंपराएं, उन वैल्यूज़ को भी आप सवाल कर सकते हैं, क्योंकि राहु है ना यहाँ पे। राहु किसी की सुनता नहीं, और फिर राहु यहाँ पे उस हाउस में है जिसको वो अपना नहीं मानता। चंद्रमा उसका दुश्मन है, तो डेफिनेट बात है कि यहाँ पे राहु जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन हाँ, यहीं पे अगर आप घर में ना रह के घर से दूर रहते हैं, मतलब अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो यहीं पे वो चीज़ जो है वो डिफरेंट तरीके से एक्ट करेगा। लेकिन मोस्टली ये टाइम जो है थोड़ा सा आपके लिए एंग्जाइटी वाला रहेगा। जुपिटर जो है ना राहु को विजडम देता है, जो कि वो कहता है कि परंपराओं को चैलेंज नहीं करना है। लेकिन अब तो जो देवगुरु बृहस्पति है नहीं, तो फिर अब राहु देव तो बिल्कुल ही फ्री हैं, तो ये रिचुअल्स वगैरह को नहीं मानेंगे। हो सकता है कि मतलब आपका मन ही ना करे कुछ करने का, या फिर आप सवाल उठाएं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप विरोध भी कर सकते हैं। यहाँ पे कई बार हम घर वालों के अगेंस्ट भी चले जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो यहाँ पे आपको अपनी उस चीज़ पे थोड़ा सा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, अशांत रहेगा मन, लेकिन आपके घर वाले आपके दुश्मन नहीं है। उस पर आपको बहुत ज़्यादा सोचना और मनन करना पड़ेगा। आपको अपनी माता की हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉरेन सेटलमेंट और रिलोकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, आप जा सकते हैं। अगर आप ग्रीन कार्ड वगैरह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो दिस विल बी द गुड टाइम, आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि घर से आपको निकलना है ना। घर में आपको शांति नहीं मिलेगी, घर से बाहर शांति मिलेगी, तो बाहर जाने के सारे रास्ते आपके खुल जाएंगे। तो घर से दूर इमिग्रेशन प्रोसेस वगैरह में भी आप आगे जा सकते हैं। तो राहु आप क्या करता है कि राहु आपको अपने रूट से निकाल के आपको थोड़ा सा दूर भेज देता है, तो वो सिचुएशन जो है वो हो सकती है। तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है जो बहुत लंबे टाइम से बाहर जाना चाहते हैं, बाहर सेटल होना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे इस समय ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगेन माँ का घर है, तो माता के साथ भी थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, मन अशांत हो सकता है, उनकी हेल्थ में डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो उनके संग कुछ इमोशनल कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और अगर प्रॉपर्टी की मैटर की बात करूँ तो प्रॉपर्टी, लैंड, हाउस परचेज या रियल स्टेट में जो लोग भी काम करते हैं या जो लोग हैं, उनको इस टाइम, क्योंकि अब जुपिटर की शुभ दृष्टि नहीं है, तो थोड़ा सावधानी बरतने की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर कोई भी लेन देन है या कोई भी डील आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, तो एकदम से आप स्टेप मत लें, उसको अच्छी तरीके से वेरीफाई करें, थोड़ा सा सोचें और उसके बाद ही इफेक्ट करें। अब ध्यान रखिएगा कि आपको है ना यहाँ पे
अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको ऑफ़र मिलेंगे और उन ऑफ़र को देख के ना आपको लगेगा वाह ये तो बहुत ही अच्छा ऑफ़र आपके हाथ में आ रहा है, लेकिन उसके पीछे एक जाल होगा, राहु का। तो इसलिए बहुत सोच समझ के ही स्टेप लीजिएगा और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अच्छी तरीके से वेरीफाई करिएगा, लीगल चेक्स करिएगा, हर चीज़ को बैकग्राउंड वगैरह को रिसर्च करने के बाद ही स्टेप लीजिएगा। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करनी है। कम से कम समझ लीजिए कि मैं यही बोलूँगी कि 5 बार चीज़ों को सोचिएगा, उसके बाद ही आगे प्रोसेस करिएगा। और जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे ना थोड़ा सा एक अचानक चेंजेस आ सकते हैं, मतलब कि क्योंकि राहु यहाँ पे है ना, तो हो सकता है राहु आपको वर्क फ्रॉम होम जो पूरा कर रहे हैं उनको हाइब्रिड जॉब मिल जाए, या हो सकता है उनकी जॉब चेंज हो जाए, या फिर उनको रिमोट जॉब मिल जाए। मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि घर से तो उठाएगा ही वो, अपनी जगह से तो राहु हिलाएगा ही, अब वो अकेला है, तो ये सिचुएशन आ सकती है। तो इस पर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर गाड़ी वगैरह खरीदने के बारे में भी आप सोच रहे हैं तो फिर थोड़ा सा सावधानी बरतने का कोशिश हो, अगर पॉसिबल हो तो अवॉइड करिएगा, बेटर है। राहु के ट्रांसिट को हो जाने दीजिए, उसके बाद मतलब ये 5-6 महीने के बाद, दिसंबर के बाद आप ले लीजिएगा कुछ भी, क्योंकि राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में आना, देखिएगा आप सिचुएशन ऐसी होगी, आपको मौका मिलेगा, गाड़ी के प्राइस आपको सामने कोई बहुत अच्छी गाड़ी मिलेगी, हो सकता है कोई सेकेंड हैंड गाड़ी आपको दे दे, या फिर आपके मन में जो आप एक्चुअली चाहते थे वो गाड़ी आप खरीदना चाहें, लेकिन वो उतना ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं करेगा, आपको बाद में लेने के बाद पछतावा होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रॉड में आप फंस सकते हैं, तो इसलिए मानसिक स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ेगा, बेटर है दूर रहे। और उसके अलावा हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हार्ट हो गया, चेस्ट हो गया, लंग्स, ब्लड सर्कुलेशन और इमोशनल ब्लड प्रेशर वगैरह का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हर्ट, डिस्कम्फर्ट फीलिंग हो सकती है आपको, इनफैक्ट एसिडिटी का भी इशू हो सकता है। तो इस समय अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है आपको। याद रखिएगा कि राहु जो है ना वो सिर्फ परेशान नहीं करता है, वो आपको फायदा भी देता है। तो जहाँ पे राहु भ्रम पैदा करता है, जहाँ पे राहु फोबिया लेकर आता है, वहीं पे राहु डिस्कवरी भी करता है, रिसर्च भी में भी बहुत आगे होता है। तो साइकोलॉजिकली जो पैटर्न है उसको समझने की कोशिश करिए, राहु के ना नेचर को समझिए कि राहु किस तरीके का है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि राहु यहाँ चतुर्थ भाव में है, 4th हाउस चंद्रमा का है, तो डेफिनेटली चंद्रमा का वो मित्र नहीं है। तो सबसे पहले माता का हेल्थ का ध्यान, उनके संग मिसकम्युनिकेशन ना हो, अपनी हेल्थ का ध्यान, और कोई भी चीज़ जो 4th हाउस से रिलेटेड है उन सब चीज़ों को करने से पहले सतर्क रहेंगे, और अपने पुराने जितने भी डर हैं उनको छोड़ के हर तरीके से सब चीज़ों को मनन करके हिम्मत करेंगे सब चीज़ों को समझने की। उसके बाद अपनी लाइफ की जो असली प्रायोरिटी है उसको समझेंगे, तो यहीं पे राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। मतलब यहाँ पे आपको खामखा ऐसे ही कोई भी चीज़ नहीं करनी है। थोड़ा सा सेंसिटिव हाउस है, तो बहुत सोच समझ के चीज़ों को करना है, तभी आप उस इल्यूशन को, तभी आप उन फोबिया को जो राहु का है उसको तोड़ पाएंगे। तो वृश्चिक राशि में ना धनिष्ठा नक्षत्र में जब राहु देव आएंगे, तो उस समय धनिष्ठा जैसे कि अबंडेंस की राशि है, तो इस नक्षत्र में राहु जब आते हैं तो यहाँ पे ना जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आते हैं, आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आते हैं। यहाँ पे ना सबसे पहले देखिए, जो अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट मैंने बोली वो 30 जून तक बोली। 30 जून के बाद जब धनिष्ठा नक्षत्र में राहु देव आ जाएंगे, तो वहाँ पे आप देखिएगा जो रियल स्टेट्स वगैरह में है काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनको कंस्ट्रक्शन, लैंड, इन सब चीज़ों से, इनफैक्ट व्हीकल वगैरह से भी जो लोग जुड़े हैं ना, यहाँ पे उनको बहुत भारी बेनिफिट होएगा। लेकिन स्टिल डॉक्यूमेंटेशन का आपको फिर ध्यान रखना है, आपको सतर्कता बरतने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी परचेज करना, व्हीकल परचेज करने के भी ऑप्शन मिलेंगे, बट स्टिल बहुत ज़्यादा मनन करके चीज़ों को देख के आप थोड़ा बहुत टोकन अमाउंट भी तभी दीजिएगा जब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो। उसके बाद फाइनल डील राहु के जाने के बाद करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। लेकिन देखिएगा यहाँ पे ऐसा सिचुएशन होगी, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी घर, आप जैसा चाहते हैं, जैसा आपका ड्रीम वो था, मतलब जो आपका सपना था कि जिस तरीके का आप लेना चाहते हैं, आपके पॉकेट के हिसाब से आपको यहाँ पे चीज़ें मिलने की पूरी संभावना होगी, और आपके मन में वो चीज़ आएगी भी कि हाँ ये इससे अच्छी डील तो आपको मिलेगी नहीं। लेकिन बिल्कुल भी जल्दबाजी उसमें मत करेगा, क्योंकि उसके पीछे फिर वो बोला कि राहु का छलावा भी आपके रहे। अब चतुर्थ भाव घर की खुशियों का भी होता है, तो धनिष्ठा नक्षत्र में जब राहु देव यहाँ पे आएंगे तो परिवार में ना
थोड़ा सा बेटर होगा। मतलब ये महीना पूरा आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो वहाँ पे ना चीज़ें लग्जरी आपकी लाइफ में आएंगी। ये कह सकते हैं कि आप फैमिली के लिए कुछ, फैमिली में मनमुटाव हो सकता है, माता की हेल्थ में दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप घर के अंदर मटेरियल चीज़ें, पैसे और उन लोगों के लिए लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लाने में सक्षम रहेंगे। मतलब कि आप खर्चा करने में सक्षम रहेंगे। तो हो सकता है कि शायद आप इंटीरियर डेकोरेशन कराएं, घर में रेनोवेशन कराएं। नक्षत्र जो है वो अबंडेंस का नक्षत्र है, लग्जरी का भी नक्षत्र है। तो देखिएगा कि जब राहु अनिष्टा नक्षत्र में आएंगे, यहाँ पे ना आप अपने घर में कुछ रेनोवेशन कराएंगे, कुछ लग्जरी चीज़ें लेकर आएंगे। अपने घर वालों के लिए देखिए मन मुटाव होगा डेफिनेटली, लेकिन आप घर वालों के लिए सुख सुविधाएं जो है ना उसको लाने में सक्षम कर रहेंगे। इनफैक्ट देखिएगा आप स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ को भी अपने घर में यूज़ करेंगे। अपनी प्रॉपर्टी को प्रीमियम बनाने में आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो सक्षम रहेंगे। आपका ध्यान जो है उस चीज़ में रहेगा। कई लोग हैं ना यहाँ पे अपने घर को मतलब कि अलग तरीके का पूरा चेंज कर सकते हैं, पूरे घर का इंटीरियर चेंज कर सकते हैं। देखिएगा और मतलब आपके मन में क्योंकि एक काइंड ऑफ एंग्जाइटी तो रहेगी राहु के रहने में, तो आपको लगेगा कि मैं घर के बैकग्राउंड को चेंज कर दूं, कलर को चेंज कर दूं, कर्टन्स को चेंज कर दूं तो शायद मेरे घर में मन लगने लगे। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन जो है वो भी पैदा हो सकती है। राहु का संबंध जो है फॉरेन कंट्री से, फॉरेन लैंड से भी है। तो फिर यहाँ पे ना जो लोग फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं तो ये वाला टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला। और स्पेशली धनिष्ठा नक्षत्र में जाने के बाद आप प्रॉपरली इसका जो है वो स्टेप ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ सकती हैं, आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। राहु चतुर्भाव में आपके इमोशनल पैटर्न्स को भी बढ़ाएगा, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा चेंज भी करेगा। पुराने फैमिली पैटर्न्स या इमोशनल कंडीशनिंग से आप बाहर निकलेंगे। आप अपनी पुरानी वो सब चीज़ें जो चल रही हैं उसको चेंज करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे ना थोड़ा धनिष्ठा नक्षत्र में आने के बाद थोड़ा सा है ना चीज़ों पे आप है ना रेबेल नहीं करेंगे, थोड़ा पॉजिटिव बिहेवियर में, पॉजिटिव एटीट्यूड से चीज़ें को बाहर निकालेंगे। मतलब एक है 30 जून तक हो सकता है कोई रिचुअल्स वगैरह आप एक्सेप्ट ना करें उसको मानने में, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र में जब राहु आएगा ना तो यहाँ एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। यहाँ पे आप अपनी बात को रखने में सक्षम रहेंगे, चीज़ों को समझाने में और लॉजिक को यूज़ करने में आप बहुत ज़्यादा सक्षम रहेंगे। कोई जॉइंट एसेट है, कोई फैमिली प्रॉपर्टी है, आपकी पैटर्नल प्रॉपर्टी है, तो उसके मैटर्स भी इस समय आपके जो हैं सामने आ सकते हैं। हो सकता है वो सॉल्व भी हो जाए, लेकिन स्टिल उस पर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन के टाइम, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की तरफ जो है वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है और वो आपके लिए कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ के आपको चीज़ें करनी है। और स्पेशली जो वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं उनके लिए जैसे मैंने बताया कि जॉब चेंज हो सकती है, तो बेटर पता है क्या है, क्योंकि यहाँ पे चेंज तो है, डेफिनेट है, तो आप है ना अपने वर्क एरिया को भी चेंज कर सकते हैं। आप जहाँ पे आप अपने अपना सेटअप बनाया हुआ है तो उस जगह से दूसरी जगह चले जाइए, या अपने डेस्क को इधर से उधर कर दीजिए थोड़ा। ये चीज़ें भी कर देंगे तो शायद हो सकता है कि आपको अपनी मन मुताबिक चेंज हो, ना कि आपको ज़बरदस्ती इस एनर्जी के साथ ही आपको चेंज करना पड़े। तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं और अपनी हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे ना खास बात यह है कि ये ट्रांजिट आपके अंदर एक इमोशनल पावर हाउस को क्रिएट करेगा। आपका है ना घर आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आपके खुद के कंट्रोल होने पे। अगर आप पर्सनल स्पेस देंगे सबको तो फिर चीज़ें जो हैं वो सॉर्टेड रहेंगी, नहीं तो वहीं पे आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं और मनमुटाव भी हो सकते हैं। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस समय जो है ना घर, इमोशनल बाउंड्रीज, स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों को ना समझने की बहुत बड़ी परीक्षा का टाइम है। तो जितना आपके अंदर पेशेंस रहेगा, जितना आप राहु की पॉजिटिव एनर्जी को यूज़ करके उसकी नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, आपके लिए पूरा टाइम जो है ये अच्छा रहेगा। और ध्यान रखिएगा कि परंपरा जो आपकी चल रही है उसके अगेंस्ट ना जाके, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो लॉजिक में होके अगर आप उसकी बात अपने घर वालों से बैठ के करेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा आपके लिए सॉल्व रहेंगी। तो रिसर्च करिए, चीज़ों को वेरीफाई करिए, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर
कुछ भी मत करिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए आपका मन का शांत होना, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके मन को पीड़ा होगी, आपका मन अशांत रहेगा। तो मन को अगर आप शांत रखेंगे तो यहीं पर सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होंगी। देखिए, राहु की ऊर्जा का सही उपयोग करिए। जो भी इल्यूजन है, जो भी भ्रम है, उसको तोड़ने में उसकी ऊर्जा को यूज़ करिए। अपने घर की शांति को तोड़ने में बिल्कुल भी उसको यूटिलाइज नहीं करिए। बस आपको करना क्या है कि अपनी जो जड़ है ना, अपने रूट्स हैं, उसको मजबूत बनाइए। फिर यही चीज़ें जो हैं वो यही राहु आपके पास आके ना यहीं पे चतुर्थ भाव में आपको समृद्धि भी देगा, सुख भी देगा और बहुत अबंडेंस में चीज़ें जो है वो आपको देगा। तो दिस इज ऑल फॉर स्कॉर्पियो राशि एंड स्कॉर्पियो असेंडेंट। रेमेडीज के लिए आपको राहु का बीज मंत्र जरूर करना है। तो राहु का बीज मंत्र 108 बार आप रोज पढ़िए, या फिर सुन सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से सुन सकते हैं। दुर्गा सप्तशी का 700 बीज मंत्र करिए, दुर्गा सप्तशी का पाठ करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि राहु की एनर्जी को आप स्टेबलाइज कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी पर्सनल कुंडली में राहु का ये जो गोचर है उसका क्या इफेक्ट होगा, तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और कंसल्टेंसी ले सकते हैं। जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।